नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज चर्चा करेंगे हम लोग 2024 लोकसभा को चुनाव को लेकर। चूंकि तमाम पार्टियों ने 2024 की पुरजोर तैयारियां प्रारंभ कर दी और हर किसी के मन में ये जानने की जिज्ञासा है कि 2024 में क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं मित्रों बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि 2019 में 303 सीटें जीती थी, उस 303 सीटों में से 200 सीटों पे मामला काफ़ी उलझा हुआ है। 8 राज्यों के उन 200 सीटों का अगले कुछ मिनटों में हम लोग व्याख्या करेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि 2019 से 2024 तक की स्थिति बदल गई। क्योंकि मित्रों, आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए, अगले कुछ मिनटों तक हम लोग समझेंगे कि जो ये लोकसभा का चुनाव है, ये ना तो 2010 का लोकसभा चुनाव है, ना 14 का, ना 19 का। क्योंकि इसके पैटर्न काफ़ी कुछ बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। बदलते हुए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खुद की थी और उसमें से कम अगर हम लोग देखें अभी बीजेपी गठबंधन की 200 सीटें, और वो 200 सीटें 237 सीटों में लगभग वो काफ़ी ज़्यादा फंसती हुई नज़र आ रही हैं। सख्त मुकाबला है। आखिर ऐसी क्या स्थितियाँ हैं? सवाल ये उठ रहा है कि क्या महागठबंधन और कांग्रेस, बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को चुनौती दे पाने में सक्षम हो पा रहा है, या फिर पटना से लेकर बंगलोर तक में होने वाली बैठकें हवा हवाई रह जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग विश्लेषण करते हैं तो मामला हवा हवाई नहीं दिखता है मित्रों। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग उस राज्य के बारे में चर्चा करेंगे जहां उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की 48 सीटें हैं, 48 सीटें हैं। वहाँ पे बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाया है महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के लिए। चूँकि मित्रों, अगर हम लोग देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को वहाँ पे 41 सीटें मिली थी, 48 में से 41 सीटें, और उसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल थे। उद्धव ठाकरे के साथ वो परिणाम थे। लेकिन अब जबकि अजीत पवार एनडीए के खेमे में, एकनाथ शिंदे एनडीए के खेमे में, लेकिन भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह शरद पवार बाहर, उद्धव ठाकरे बाहर। क्या स्थितियां हैं? महाराष्ट्र से जो जमीनी स्थिति आ रही है, सिंपैथी फैक्टर काफ़ी हैवी है उद्धव ठाकरे गुट के साथ और शरद पवार के साथ। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो 41 सीटें थीं, मैं अगर डंके के चोट पे कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महाराष्ट्र में 41 तो छोड़ दें, वहाँ पे वो दहाई के सीटों के लिए तरसते हुए नज़र आ रही है। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो एक तरह से ये रिकॉर्ड टूट रहा है 2004 का भी बीजेपी के सीटों के मामले में। चूँकि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उसमें बीजेपी की वहाँ पे 13 सीटें थी महाराष्ट्र में। लेकिन ध्यान रहे, बाला साहब ठाकरे साथ में थे। तो वो जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र की, एक बिखरती हुई स्थिति आ रही है। और मित्रों, 8 राज्यों की जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, महाराष्ट्र के बाद अब हम लोग आते हैं लोकसभा की दृष्टि से काफ़ी 40 लोकसभा सीटों वाला क्षेत्र, और जहां पे नीतीश कुमार हैं, जो विपक्षी गठबंधन को जिन्होंने पूरी ताकत के साथ पटना में विपक्षी गठबंधन की बैठक बुलाई थी। अभी लगातार पटना चर्चा में बना हुआ है। कल लाठीचार्ज वहाँ पे हुआ था बीजेपी कार्यकर्ता की, उसमें मौत भी हो गई है। और आज बीजेपी वहाँ पे बिहार में ब्लैक डे भी मना रही है। तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको 2024 के सियासी गणित को जोड़ के देखें तो बिहार में केवल ताकत के 3 केंद्र हैं। जदयू पार्टी जो नीतीश कुमार की है, आरजेडी जो कि तेजस्वी यादव की है, और एक भारतीय जनता पार्टी। इसमें से 2 समूह जब भी आपस में मिल जाते हैं उनका पलड़ा भारी हो जाता है। अतीत के तमाम उदाहरण भरे पड़े हुए हैं। 2015 का उदाहरण देखिए आप, जब आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव और जदयू नीतीश कुमार एक साथ लड़े थे तो बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी और ये गठबंधन काफ़ी मजबूती से लड़ा था। और ध्यान रहे, इसमें केवल आरजेडी, जदयू और कांग्रेस ही नहीं है, सीपीआई-एमएल, सीपीआई-एम सरीखी पार्टियां भी हैं जिन्होंने काफ़ी अतीत में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इसलिए बिहार की स्थिति बिल्कुल कहते हैं कि एकदम स्पष्ट है, जिसमें आप अगर आकलन करते हैं तो गड़बड़ होने की कोई संभावना ही नहीं होती है। यानी अगर विपक्षी गठबंधन को हम लोग देखें तो बिहार में विपक्षी गठबंधन काफ़ी सफल मॉडल प्रस्तुत करता हुआ दिख रहा है। इन सबके अतिरिक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल है ममता बनर्जी। उनके राज्य की क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल की?
पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और 42 में से 2019 में भारतीय जनता पार्टी 18 लोकसभा की सीटें लेकर आई थी और 22 सीटों पे तृणमूल कांग्रेस थी। अब क्या एक बड़ा यक्ष सवाल उठता है कि क्या वो 18 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की बरकरार रहेंगी, घटेंगी या बढ़ेंगी? अगर हम लोग स्थितियों को देखें, भारतीय जनता पार्टी उन लोकसभा सीटों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित हुई थी और जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि अगर लोकसभा के सीटों को ही ट्रांसलेट कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वह 125 विधानसभा की सीटें बन रही थी और उसमें कुछ और 25, 30, 40, 50 सीटें और जुड़ जाएं तो एक अच्छा खासा विधानसभा में लाके वो चुनौती देने का मुकाबला कर रहे थे। तभी वो कह रहे थे 200 प्लस पार का नारा लगाया गया था बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह के द्वारा। यानी वो ये सोच रहे थे कि 125 सीट तो लोकसभा के चुनाव में आ गया, काफ़ी और मेहनत कर देंगे, 75 सीटें और बढ़ जाएंगे और हम 200 सीटें आ जाएंगे। लेकिन उल्टी स्थिति शुरू हुई कि विधानसभा में 77 सीटों पे बीजेपी सिमट गई और अभी जो पंचायत के चुनाव हुए हैं उस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी स्थिति को और बहुत ज़्यादा मजबूत करके रख ली है। यानी अगर पश्चिम बंगाल को भी देखें तो वहाँ पे बीजेपी के 18 सीटों का फिर से प्रदर्शन करना बहुत ही कठिन है। आगे बढ़ना तो एक असंभव सी स्थिति वाली चीज़ है, पुराने सीटों के ऊपर वापस आना उसका बहुत ही मुश्किल मामला बनता जा रहा है पश्चिम बंगाल के मामले में। इसी तरह से अगर हम लोग देखें बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड को लेके, मित्रों झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और पिछले लोकसभा चुनावों में 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को आया था। यानी 11 सीटें उसमें बीजेपी की थी और एक उनके सहयोगी पार्टी की एक सीट थी। लेकिन उसके बाद की क्या स्थिति हुई? उसके बाद उस समय वहाँ पे रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी लोकसभा चुनाव के दरमियान में। लेकिन बाद में विधानसभा चुनाव होते हैं और उसमें बीजेपी की बड़ी बुरी हार होती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, ये तमाम दल जो है कि वहाँ पे मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं और उस गठबंधन की ज़मीनी स्थिति मजबूत है। यानी अगर गठबंधन की स्थिति की बात करें तो बिहार की, जहाँ पे हम लोग बिहार की चर्चा कर रहे थे कि बिहार में जो लोकसभा की 40 सीटें थी और पिछले लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें गठबंधन के साथ थी। चूंकि नीतीश बाबू उस समय बीजेपी के साथ थे, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो दो लोग होते हैं उनका पलड़ा भारी होता है, वहाँ पे विपक्ष को पिछले लोकसभा चुनाव में केवल और केवल 1 सीटें मिली थी बिहार में और 40 में से 39 सीट्स बीजेपी गठबंधन के पास थी। तो बिहार में तो स्थिति बदलते हुए देख ही रहे हैं, लेकिन बिहार के पड़ोस झारखंड में भी एक तरह से बीजेपी के लिए 14 में से 12 सीटें, यानी क्लीन स्वीप अगर की स्थिति थी बिहार और झारखंड में, वो स्थितियां बदलते दिख रही हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता के रूप में राज्य के कमान को संभाले हुए डिलीवरी सिस्टम पे ध्यान दे रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ों के ऊपर, और गठबंधन विशेषकर जो सहयोगी दल है उसको काफ़ी पर्याप्त महत्व मिल रहा है। वहाँ पे इस तरह की कोई स्थितियाँ नहीं हैं। यानी झारखंड में भी पुराने 12 सीटों का परिणाम लाना बीजेपी के लिए मुश्किल चीज़ है। और एक बड़ा राज्य अगर हम लोग बात करें जहाँ पे कि बीजेपी की स्थिति 2014-19 इन समय में मजबूत रही, अगर कर्नाटक की बात कर रहा हूँ मित्रों, कर्नाटक में भारतीय जनता, वहाँ पे लोकसभा की 28 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी की अपनी 25 सीट और एक सहयोगी दल यानी बीजेपी गठबंधन को 28 में से 26 सीटें थी। और क्या आज वो स्थिति है? मित्रों, उस 26 सीटों को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका क्षेत्रीय छत्रप येदियुरप्पा की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने क्षेत्रीय छत्रप येदियुरप्पा को साइड लाइन कर दिया। और साइड लाइन करने के बाद एक तरफ तो बीजेपी ने उन्हें साइड लाइन किया, वहीं कांग्रेस ने वहाँ पे जो पार्टी के भीतर जो मतभेद थे डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच में, उसको समाप्त करके उससे बिल्कुल एक मजबूत ताकत के रूप में बना दिया। और हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में उसके परिणाम देखे। इसलिए अब इस परिस्थितियों में, क्योंकि वहाँ पे 5 गारंटी की घोषणा की गई थी कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी ने उन 5 गारंटियों की घोषणा की थी और चुनाव के बाद त्वरित तौर पे उन गारंटियों को लागू कर दिया गया कर्नाटक में। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में 27 जून को भी उन्होंने सीना ठोक के गारंटी दी थी।
एक एक भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए 27 जून को गारंटी दी थी और उसमें एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताया था। और तमाम जो बड़े आरोपों उन्होंने लगाए थे, सिंचाई घोटाला, कोऑपरेटिव घोटाला, उसके मुख्य आरोपकर्ता थे अजीत पवार। माननीय प्रधानमंत्री बकौल एक तरह से एनसीपी भ्रष्ट थी, अजीत पवार भ्रष्ट थे और 2 जुलाई को उन्हें उप मुख्यमंत्री पद दे दिया गया और अन्य छगन भुजबल इन सबों को मंत्री का पद दे दिया गया। तो कहने का मतलब है कि जो गारंटी शब्द है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में वो दिख रहा है। वो तो अगर हम लोग बात करें अभी हम लोगों ने जो बात की, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, इन 5 राज्यों की बात की। इन 5 राज्यों में लोकसभा की 172 सीटें हैं और इन 172 में से भारतीय जनता पार्टी जीती थी 136 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में। तो एक तो 136 अगर सीट है, यहाँ पे जो जीती हुई सीटें थी 136, 172 में से इसमें एक तो ये स्थितियाँ हैं यहाँ पे कि इसमें फिर से कितना सीट बीजेपी जीत पाएगी। इन सब के अलावा 3 और राज्य जिसकी अगर आप चर्चा नहीं करते हैं, उसके तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर आप सोच लीजिए कि 2024 के विश्लेषण में आपसे चूक हो रही है। और वो 3 राज्य में से सबसे पहला राज्य मैं कहूँगा राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और बीजेपी ने पिछले बार 25 में से 25 सीटें क्लीन स्वीप 100% सीटें खुद जीत ली थी। लेकिन अगर अभी स्थिति देखें तो वहाँ पे लंबे समय से एक तरह से जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उसमें ये दिख रहा है कि वसुंधरा राजे जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ी नेता हैं, उसको केंद्रीय आला कमान के द्वारा साइड लाइन किया जा रहा है और दूसरे कई लीडर्स को उभारा जा रहा है। एक स्थिति ये दिख रहा है कि वहाँ पे वसुंधरा राजे को साइड लाइन किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस की तरफ आते हैं तो कांग्रेस में एक अलग सी दृष्टि दिखती है। कांग्रेस में जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मतभेद थे, उसको सुलझाने के बड़े पैमाने पर प्रयास हुए और काफ़ी हद तक वो प्रयास सफल हुए हैं। अशोक गहलोत अपने डिलीवरी सिस्टम के लिए जाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अपने लाभार्थी योजना के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब डिलीवरी सिस्टम के लिए सिद्धारमैया डिलीवरी सिस्टम के लिए जाने जा रहे हैं। अशोक गहलोत डिलीवरी सिस्टम के लिए जाने जा रहे हैं। भूपेश बघेल, यानी लाभार्थी समूह कहीं और खिसकता हुआ दिख रहा है और उस मामले में अशोक गहलोत बिल्कुल ऐसे हैं जहाँ पे धूर से धूर विरोधी भी मानते हैं, जो उनके कट्टर विरोधी हैं कि मैं वोट तो भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दरमियान कई लोगों के मैंने ये बयान सुने हैं मित्रों। जो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे वो भी अशोक गहलोत को काफ़ी शानदार मान रहे थे। उसके विपरीत अगर हम लोग मध्य प्रदेश में विपक्षी खेमा में देखें तो वसुंधरा राजे को साइड लाइन करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत वो लगे हुए हैं, वो भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री। हाँ तो मित्रों, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे के साथ साथ आप देखिए तो इधर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के असंतोष और केंद्रीय नेतृत्व के गलत नीतियों ने एक तरह से बड़े कई सारे नेताओं को खड़ा कर दिया जो मुख्यमंत्री पद की आकांक्षा पाले हुए हैं, जिसमें शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, अभी नए कानून मंत्री जो बने हैं वो, तो कई सारे लोग उस नैया में बैठे हुए हैं। पापड़ के लिए भी प्रसिद्ध हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप जान रहे हैं। तो वहाँ पे स्थिति बीजेपी के लिए है कि वो कैसे अपने आप को एकजुट करती है, वो कैसे राठौर को मनाते हैं। क्या कीजिएगा आप उन सबों को, अर्जुन मेघवाल को कैसे किस रूप में मैनेज कीजिएगा, क्योंकि आपने किरण रिजिजू को हटा के अर्जुन मेघवाल को जो है कि कानून मंत्री बनाया है, उन्हें भी संकेत दिया गया है। पुनिया अपनी अलग दावेदारी कर रहे हैं। तो ये स्थिति है राजस्थान में। अब आ जाइए अगर हम लोग देखें तो इसलिए 25 में से 25 सीटें लोकसभा में क्लीन स्वीप राजस्थान में, वो भी एक बहुत मुश्किल सी स्थिति है। लोकसभा की 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में और 11 में से 9 सीटें पिछले बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन तब से अब तक में स्थिति में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। वहाँ पे भी जो बीजेपी के पुराने नेता थे रमन सिंह, जो 15 वर्षों तक लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे थे भारतीय जनता पार्टी के समय में, उन्हें केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा नज़रअंदाज किया गया था, उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं मिला था। और बीच में भूपेश बघेल ने राज्य में अपनी शक्तियाँ काफ़ी बढ़ा ली थी। डिलीवरी सिस्टम के लिए भूपेश बघेल भी जाने जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। इसलिए 11 में से 9 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में भी उनके लिए लाना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। सॉफ्ट हिंदुत्व के आधार पर भी चल रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम के आधार पर भी चल रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी बनाए हुए हैं। और तीसरा राज्य
जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और 29 में से बीजेपी ने लोकसभा में 28 सीटें जीती थी। अब सवाल उठता है कि 2024 में क्या वो 28 सीटों को फिर से रिपीट करेंगे। आज के समय में स्थिति ये है कि वहाँ पे एक तरह से कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया गया था, इस कारण से जनता में संतोष है। बिल्कुल कर्नाटक के पैटर्न पे तमाम घटनाएं घटी थी। मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश बीजेपी में कहीं न कहीं 3 ग्रुप हम लोगों को दिखते हैं। एक तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से वहाँ पे गए हुए हैं, उनके तमाम समर्थक अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। दूसरा ग्रुप शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, इन्हें भी केंद्रीय आला कमान के द्वारा मुख्यमंत्री तो जरूर बनाया गया है, लेकिन इन्हें और सशक्त और उभारने के कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। और इन दोनों ग्रुपों से अलग एक काफ़ी संख्या में लोग नाराज समूह भी है जो इन दोनों से ही नाराज घूम रहे हैं। तो यानी बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है। जो डिलीवरी उनको देना चाहिए वो डिलीवरी नहीं दे पाए। भारत जोड़ो यात्रा का मैं कहूँ मित्रों वहाँ पे असर काफ़ी ज़्यादा है। खुद भारत जोड़ो यात्रा जब संपन्न हुई थी और बीजेपी के आंतरिक रिपोर्ट में माना गया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए संकट काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं। ऐसे समय में दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस में बड़ी वहाँ पे कोई विभाजन की स्थिति नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पे महत्वाकांक्षी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जिनके कारण कांग्रेस में विवाद होता था, वो बीजेपी में चले गए हैं। कमलनाथ ने लगातार चाहे वो मुख्यमंत्री रहे या ना रहे, उन्होंने वहाँ पे मोर्चा संभाला हुआ है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे भी एक तरह से 29 में से 28 सीटें रिपीट करना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। और ये जो 3 राज्य मैंने चर्चा किए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में 65 सीटें हैं और इन 65 सीटों में से लोकसभा में 62 सीटें 2019 में बीजेपी गठबंधन ने जीती थी। इस तरह से अब तक हम लोगों ने जो 8 राज्यों की चर्चा की है मित्रों, 8 राज्यों के 237 सीटों पे हम लोगों ने चर्चा की और इन 237 सीटों में से 8 राज्यों की 237 सीटों में से 198 सीट बीजेपी गठबंधन ने जीती थी। यानी 200 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थी। लेकिन इस बार इन 200 सीट के उस आंकड़े को फिर से छूना बीजेपी के लिए बहुत ही गंभीर चुनौती होने जा रही है, जो अलग अलग तमाम परिस्थितियां मैंने गिनती कराई हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कोई ऐसी रणनीति लास्ट समय में ला सकते हैं जो यहाँ पर स्थितियां बदल जाएं? आपको क्या लगता है मित्रों, ये जो 200 सीटें जो फंसी हुई हैं, उसमें से बीजेपी फिर से कितनी % सीटें जीत सकती है? 50%, 60%, 70%, 80%? चूँकि विपक्षी गठबंधन की एकता ने कहीं न कहीं बीजेपी के लिए गंभीर चुनौती खड़ी करनी शुरू कर दी है। और अभी भारत विपक्षी गठबंधन की प्रारंभिक एकता से ही अगर बीजेपी गठबंधन के 200 सीटों के ऊपर अगर संकट के बादल लहराने लगे हैं, तो आप सोच के देख सकते हैं कि वास्तव में अगर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन और मजबूती से लड़े तो बीजेपी गठबंधन के लिए चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। नमस्कार मित्रों।